हाय एवरीवन, कंपटीशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और आज की जो ये क्लास है ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की है। इसमें बेसिकली हम यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे। अब यूनिट नंबर 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग इस यूनिट नंबर 7 में कितने चैप्टर्स आपको कब क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अगर उसमें से सबसे पहले की बात करें तो वो है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। फिर दूसरे नंबर पे सेंट्रल बैंक। अगर हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शन की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स की। कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब अगर हम बात करें तो जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, नियो बैंक, जो भी जितने भी तरीके के बैंक अपने इंडिया में है। और जो सेंट्रल बैंक का सबसे मेन फंक्शन होता है तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी बात करेंगे। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि देखो ये आपका सिलेबस है। अगर हम यूजीसी नेट में बात करते हैं और ये यूजीसी नेट का यूनिट नंबर बेसिकली क्या है, 7 है। और आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई की बात करेंगे। ये कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे चैप्टर वाइज। अब इसमें जितने भी लेक्चर्स डिवाइड होंगे, एक लेक्चर 30 से 40 मिनट का होगा। आप ऑनलाइन बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे। उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी होंगे। तो ध्यान से देखो। अगर हम बहुत जनरल लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई एक्चुअली में है क्या। देखो जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट इज मनी। ठीक है, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कि व्हाट इज मनी। तो जब भी बेटा हम बात करते हैं मनी की तो मनी इज नथिंग, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बेसिकली क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे जब भी हम बात करें, अगर हम दो चीजें बात करते हैं, एक होता है गुड्स और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे होती सर्विसेज। क्योंकि देखो जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की गुड्स और किस तरीके के सर्विस का बेसिकली क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हम मनी को एक बहुत आसान भाषा में, एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझे कि व्हाट इज मनी। वैसे तो मनी का जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन एक नैरो सेंस में समझे तो मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है, तो जब भी हम सप्लाई वर्ड की बात करते हैं तो ये अब आपको पता होगा, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक और दूसरा वर्ड होता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक्स में। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, ध्यान से आप पहले इसको देखो कि अगर एक वर्ड है, अगर हम बात करते हैं स्टॉक और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरा वर्ड क्या है, सप्लाई। तो देखो स्टॉक का मतलब क्या है, जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज समझो, सपोज दैट कि मान लो कि आपके पास 100 जो है केजी जो है स्टॉक है राइस का। अब उसमें से आपने ये डिसाइड किया कि उसमें से मुझे क्या करना है कि 90 केजी जो राइस है उसको मार्केट में सेल करना है एट द रेट 100। तो ये जो 90 केजी आप मार्केट में सेल कर रहे हो, इट इज कॉल्ड सप्लाई। लेकिन अगर मैं 100 केजी की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। तो जो मनी सप्लाई होता है ना, इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी। समझ में है कि नहीं है, मनी सप्लाई इज नथिंग, इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी। ये स्टॉक ऑफ मनी का बेसिकली क्या है, एक पार्ट है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में यहां पे लिखा हुआ है, देखो कि व्हाट इज मनी सप्लाई, कि ऑल द करेंसी एंड अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट इन एन कंट्रीज इकोनॉमी ऑन द डेट मेजर्ड, कि एक डेट में, समझ में आया कि नहीं, एक डेट में जो कोई भी देश है उस देश के पास कितना कैश है या कितना लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, अगर उन सारी चीजों को हम सम अप कर दें, उन सारी चीजों को हम सारा एक जगह पे जोड़ दें, तो इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। अब ये जो मनी सप्लाई का कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्लाइड में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक पिक्चर डाल रखी है, ये पिक्चर एक्चुअली में एक इल्यूजन की पिक्चर है। जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि ये हमारी इकोनॉमी है। अब हमारी इकोनॉमी को बेसिकली क्या करना है, इसको बेसिकली रन करना है, इसको बेसिकली एक्सेलरेट करना है, इसको आगे चलते रहना है। तो अब ये बात होगी कि जो आपकी इकोनॉमी है वो कैसे चलेगी। अब जैसे मान लो कि मैं अपनी जनरल बात करूं कि मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है या मुझे कोई काम करना है, तो आई नीड एनर्जी इन माई बॉडी। जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी मैं दौड़ना क्या करूंगा, शुरू कर दूंगा। सेम कंसेप्ट अप्लाई इन सेंस ऑफ इकोनॉमी,
कि जब भी हम इकोनॉमी वर्ड की बात करते हैं तो जो इकोनॉमी है वो कैसे रन करती है, वो बेसिकली कैसे एक्सिलरेट करती है। तो जो इकोनॉमी एक्सिलरेट करती है वो करती है सप्लाई ऑफ मनी से। इससे करती है सप्लाई ऑफ, बेसिकली क्या बोलते हैं अगर हम बात करते हैं मनी से। अभी हम इस पिक्चर पे दोबारा आएंगे, लेकिन पहले मैंने आपको एक इन जनरल ये कंसेप्ट समझाया कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो अब इकोनॉमी को अगर एक्सेलरेट करना है, मुझे एक्सेलरेट करना है, तो मैंने खाना खाया, मेरे शरीर में एनर्जी आई और मैं दौड़ना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से जो इकोनॉमी है अगर उसको रन करना है, उसको एक्सेलरेट करना है, तो उसको फ्लो चाहिए होता है। किसका फ्लो चाहिए होता है? सप्लाई ऑफ मनी का। क्योंकि देखो अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इसके लिए मैं एक स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको, और वो स्लाइड है बेसिकली इट्स अबाउट प्राइस। देखो प्राइस क्या है? प्राइस मैटर्स टू एवरीवन। जो दाम है ना वो सबको क्या करता है? मैटर करता है। आइदर यू आइदर मी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो प्राइस है मैटर्स फॉर एवरीवन। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हम एक जनरल सा एग्जांपल ले, इफ द प्राइस इज हाई कंज्यूमर सफर्स। क्योंकि जैसे ही क्या होता है मार्केट में किसी चीज का दाम बढ़ता है तो सबसे पहले परेशान कौन होता है, सबसे पहले चिंता में कौन आता है, सबसे पहले कष्ट में कौन आता है? दोज हु आर द कंज्यूमर, जो बेसिकली क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है। जब भी इकोनॉमी में एक बैंडविच है कि मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, अब मैंने ये सोचा कि इस कमोडिटी का दाम 5 रुपए होना चाहिए और एकाएक इसका दाम बढ़ के जो है क्या बोलते हैं 10 रुपए हो जाए, तो आई सफर्स। ठीक है, मैं सफर कर जाऊंगा, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। और वही अगर सेम केस अगर हम यहां पे अप्लाई करें कि इफ द प्राइस इज लो, ठीक है, अगर उसका बैंडविच ये है और इस बैंडविच से अगर उसका प्राइस नीचे जा रहा है, तो जो बनाने वाला है, दोज हु आर द प्रोड्यूसर, दोज हु आर द सप्लायर, दे सफर्स, वो क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। ठीक है। इकोनॉमी में जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और इकोनॉमी में प्राइस बहुत कम नहीं होना चाहिए। बोथ आर द केसेस विच इंपैक्टेड ऑन इकोनॉमी इन नेगेटिव सेंस। दोनों ही केस में क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में जाएगी, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि प्राइस शुड बी स्टेबल। कि जो प्राइस होना चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जब कभी भी प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो हम और आप परेशान हो जाते हैं, और जब इकोनॉमी के अंदर प्राइस बहुत क्या होता है? कम होता है, तो जो बनाने वाला है वो परेशान हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूं 10 रुपए का, और मैं उस रॉ मटेरियल से इस मार्कर को बना रहा हूं, तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि प्रॉफिट के साथ मुझे 15 रुपए मिल जाए। अब पता चला मैंने रॉ मटेरियल लाया 10 का और मुझे मिला क्या बोलते हैं 9 रुपए, तो मैं क्यों जाऊंगा नया पेन बनाने या नया मार्कर क्यों बनाने जाऊंगा? क्योंकि इन दिस केस मुझे किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि प्राइस शुड बी स्टेबल। और ये जो प्राइस स्टेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट है इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सप्लाई ऑफ मनी। ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? सप्लाई ऑफ मनी से। क्योंकि मुझे पता है कि जो ये सप्लाई ऑफ मनी है, ये बेसिकली जो सप्लाई ऑफ क्या है, जो मनी है, अगर हम बात करें तो ये जो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी है, यही आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करेगी। यही बेसिकली आपकी इकोनॉमी को क्या करेगी? ड्राइव करेगी। अब जैसे इस इल्यूजन में हमने एक एग्जांपल लिया कि ये हमारी इकोनॉमी है, अब इस इकोनॉमी को बेसिकली क्या करना है? रन करना है। अब ये रन तो करेगी सप्लाई ऑफ मनी से, ये ड्राइव करेगी सप्लाई ऑफ मनी से। अब आपने क्या किया कि आपने सप्लाई ऑफ मनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो इट क्रिएट अ कंसिक्वेंस, ये कंसिक्वेंस क्रिएट करती है, और उस कंसिक्वेंस का नाम बेसिकली क्या है? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो है वो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है कि अगर जब भी हम ये बात करेंगे कि महंगाई कैसे होती है, तो जान लेना 50 तरीके की थियरी लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में महंगाई केवल एक ही चीज से होती है, जब कभी भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लो, आप लोग व्यूअर हो, मान लो कि दो व्यूअर हैं, मान लो कि मैं हूं और आप हूं, ठीक है ना। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और आपके पास 2 करोड़ रुपए है, और आपको भी मार्कर चाहिए, मुझे भी मार्कर चाहिए, कौन आदमी खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास बेसिकली क्या है 2 करोड़ है, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। अब वो इस मार्कर का दाम बेसिकली क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना। तो इसीलिए जब कभी भी इकोनॉमी में मनी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो एक कंसिक्वेंस डेवलप होता है, जिस कंसिक्वेंस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं।
और जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो वो एक बेसिकली कंसिक्वेंस डेवलप करेगी, जिस कंसिक्वेंस को हम बेसिकली डिफ्लेशन कहते हैं। अब डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी में लगातार प्राइस गिर रहा है, तो जब इकोनॉमी के अंदर लगातार प्राइस गिरेगा तो दोज हु आर द प्रोड्यूसर, जो बनाने वाले हैं, वो हताश हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिया कि मैंने रॉ मटेरियल लाया 10 रुपए का, मैंने ये सोचा 15 रुपए का बिकेगा, लेकिन ये मार्केट में बिक रहा है 9 रुपए का, तो मैं क्यों बनाऊं? तो अब क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। और अगर कोई भी कंट्री, वहां का जो सिस्टम है, ठीक है, अगर वो जैक लगा के, पॉलिसी लगा के अगर इस डिफ्लेशन को नहीं रोकेगा तो इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। और रिसेशन को अगर नहीं रोका गया तो इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें इकोनॉमी के अंदर ना हो, इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई ऑफ मनी को बेसिकली क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और इसीलिए उसके स्टॉक को जानना जरूरी है, तो उसका स्टॉक बेसिकली क्या है। तो इसीलिए कहा गया कि आपके कंट्री में जो भी करेंसी है या जो भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर डेट में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। एंड सप्लाई ऑफ मनी इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ व्हाट, मनी। ठीक है, कि मनी का स्टॉक तो है, अब उसमें से मार्केट में कितना सप्लाई हुआ है, क्योंकि सप्लाई को हमें कंट्रोल करना है। सप्लाई बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो एडवर्स इफेक्ट, अगर कम होगी तो एडवर्स इफेक्ट। अब इन सारी चीजों को हमें कंट्रोल करना है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है आपके कंट्री में, वो बेसिकली क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो हमेशा ये बात याद रखना, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, दिस क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मैं इस क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूं तो इस क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। अब मुद्दा यह होता है कि जो ये क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, वो इसको क्यों बनाता है, वाई। तो सबसे पहला आपका आंसर होना चाहिए, दैट इज व्हाट, प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि प्राइस को हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिफ्लेशन आएगा। दैट्स वाई रेगुलरली अगर हम टेक्निकल बात करें, तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर 2 महीने पे, बाई मंथ, विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, बनाता है। लेकिन अब ये बात सोचो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने से पहले आरबीआई जो है सप्लाई ऑफ मनी के कंपोनेंट को क्यों चेक करता है, सप्लाई ऑफ मनी के वो बेसिकली कंपोनेंट को क्यों चेक करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पॉलिसी जा रहे हैं हम बनाने, सपोज दैट मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मैं जा रहा हूं इस देश में इंप्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने, तो अब अगर मैं इंप्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने जा रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। भाई जब मुझे अनएम्प्लॉयड लोगों का मुझे अगर डेटा मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक मैं इंप्लॉयमेंट पॉलिसी बना लूंगा। अब मेरे पास डेटा तो है ही नहीं, अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा तो है ही नहीं, तो मैं जो है कैसे पॉलिसी बनाऊं। ठीक है, इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने से पहले ये चेक करता है कि व्हाट इज अ स्टॉक ऑफ मनी, कि व्हाट इज अ स्टॉक ऑफ मनी, और उसको हम कहते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अच्छा, एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, इट्स अ वेरी ब्रेकिंग अनाउंसमेंट फ्रॉम द कंपटीशन गुरु, कि यूजीसी नेट जो 2025 की लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उसका सारा इंफॉर्मेशन, नया बैच कब आएगा, उसकी फीस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप कंपटीशन गुरु www.cgi.guru पे जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन ऑफलाइन नया बैच कब आ रहा है, क्या फीस है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चलती हैं, विद स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, रेगुलर मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अब जो है जब भी हम बात करेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने जाता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो ये चेक करता है, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है ना, कि इन एवरी इकोनॉमी इट इज नेसेसरी फॉर द सेंट्रल बैंक
टू नो द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने जा रही है तो सबसे पहले वो अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा चेक करती है। जब उसको ये पता चल जाता है कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं तो ऑटोमेटिक वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बना लेती है। तो उसी तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे पहले वो ये चेक करता है कि भाई अभी मेरे पास स्टॉक कितना है, बेसिकली मनी का स्टॉक जो है हमारी इस इंडियन इकोनॉमी में कितना है। और जैसे ही वो ये चेक कर लेती है कि नहीं इतना स्टॉक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी बना देती है। और जब जिस चीज को ये चेक करती है कि कितना स्टॉक है, तो उसी को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ व्हाट, मनी सप्लाई। अब अगर हम बात करते हैं ध्यान से, अगर हम देखें तो कंपोनेंट ऑफ जो मनी सप्लाई है, एक्चुअली में ये डिवाइड है M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है, इसको कहते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। इसको कहते हैं न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो क्या बोलते हैं, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ठीक है, और ये न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो है वो M0 से स्टार्ट होता है और ये एक्चुअली में M4 तक चलता है। ठीक है, तो अगली क्लास में आई विल गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज मॉनेटरी एग्रीगेट। और जाते जाते एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने में या कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी पढ़ने में, तो विदाउट हेजिटेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड अगर होगा, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप वीडियो, तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। या अगर ऑफलाइन स्टूडेंट है तो आप आके कोचिंग में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास में वी विल डिस्कस कि व्हाट इज मॉनेटरी एग्रीगेट विच इज स्टार्ट फ्रॉम M0 एंड एंडेड इन M4। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। बाकी अगली क्लास में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, कंपटीशन गुरु। बाय बाय।